Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Any issues? आयोनाइजेशन Ionization. मतलब लिखने टाइम भूल गया। Ionization is just the process जहाँ पर आपके जो एसिड या बेस जो भी होंगे एसिड जो है दे रिलीज देयर आयंस. वो एसिड क्यों है? बिकॉज H+ आयंस आर प्रेजेंट ओवर देयर. तो वो जब बैठा के रखा हुआ है तो वो एसिड है, छोड़ देगा तो आयनाइजेशन हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन इज नोन एज आयनाइजेशन. बस हो गया. जुड़ गया है एक साथ, ठीक है. दैट इज केमिकल रिएक्शन कंबाइनिंग, बोथ ऑफ देम आर कंबाइनिंग विद ईच अदर. लेकिन इफ इट इज रिमूविंग फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, इफ इट इज रिलीजिंग द H+ आयंस, वो है आयोनाइजेशन. मतलब अब वो और ज़्यादा एसिड में नहीं रहा, बल्कि नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू आयंस. एसिड अब वो एसिड नहीं रहा, इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आयोनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन इज नोन एज आयोनाइजेशन. और क्या? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो? ओके, ग्रेट. सो मूविंग ऑन फर्दर, लास्ट क्लास में हमने बात किया था अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. हमने बात किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में हम लोग लाइक वी डिड विद एसिड्स के लिए जैसा किए वैसा ही हम लोग बेसिस के लिए करेंगे. वी विल गो विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बता दिया था आपको कि आप जो पुराने वाले जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपको बढ़ा दिया गया है, उसी को केवल पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि इट इज़ बेटर इन टेस्ट, ठीक है, इट रिलीजेज OH- आयंस, और उसके बाद लिटमस पेपर के साथ उसका लूर लक्षण, फिर मिथाइल ऑरेंज, फिर फेनोप्थलीन था, और भी ढेर सारे जो थे सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख डालिए, हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़. बात खत्म हो जाएगी. और फिर बाद में एक कंपैरिजन भी कर सकेंगे. मान लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है या क्वेश्चन आस्क्स यू कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड के भी मालूम है, उसका काउंटर पार्ट आपका बेस के लिए लिख दीजिएगा. बात खत्म. ठीक है. और दे मे आस्क यू फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी लिख सकते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने कहा था कि बेसिस में हमें मात्र 2 तरीके के केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना है. राइट. सो बेसिस ओके. बेसिस रिएक्टिंग विथ क्या क्या था? सबसे पहला था रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. राइट. रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. एंड नंबर 2 रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. क्लियर है कि नहीं? रिएक्शन विथ हमने क्या बताया है? रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. ओके, देयर इज अ स्लाइट चेंज. अब थोड़ा सा इसमें जो है वो बदलाव कर लेंगे. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वी हैव टू गो फॉर बेसिस रिएक्टिंग विथ मेटल्स. ठीक है, नॉट नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स नहीं था, मेटल्स था. क्या हमने नॉन मेटल्स बोला था कल? चलिए ठीक. रिएक्शन विथ मेटल्स केवल कल मतलब फ्लो चार्ट बताए थे, उसमें ज़्यादा कोई जो है वो अंदर घुस के बताए नहीं थे ना. चलिए ठीक, नो इश्यूज. सो रिएक्शन विथ मेटल्स अब जो है वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा. ठीक है, सिलेबस हमारा मेटल्स के साथ. एंड रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ हमें करना है और मेटल्स के साथ. फाइन. ओके, ग्रेट. सो आइए सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल. अब बेस में आपको ध्यान रखना है कि आप क्या क्या ले सकते हैं. यू कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मेरे ख्याल से फेवरेट वाले आपके सिलेबस के अनुसार यही वाले होंगे. ठीक है. और बेसिस के साथ ना, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बेसिस के साथ आपको सारी चीज़ें बता पाना बड़ा मुश्किल है बेसिस के साथ. ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे. तो आप ये मान के चल सकते हो जैसे आई ट्राइड टू गिव यू फॉर द एसिड्स अ जनरल स्ट्रक्चर. एक जनरल स्ट्रक्चर देने की हम कोशिश की, और आई हैव गिवन यू ऑल्सो. राइट. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बेसिस. बेसिस के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज बेसिस जो है वो थोड़े से वेरिएशंस दिखाते हैं.
तो आई वुड सजेस्ट कि आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं केवल वही रिएक्शन हम बता सकते हैं, आप उसको जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, और आपको ट्रेंड जो है हम दिखा पाएंगे अगर देखते हैं तो ठीक है, एल्स जितना दिया गया है आप उतना ही कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, वो काफ़ी है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेनली, बट मोस्टली आपको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्टली मेटल्स में भी ये लोग जो है वो थोड़े बहुत बेसिस के साथ मेटल्स आपको क्या क्या करने हैं, तो आपको जो है वो जिंक, ठीक है, एक मेटल होता है स्टेनाइट, इसको स्टेनाइट बोलते हैं, और फिर एक मेटल है आपका एल्यूमिनियम, ये 3 मेटल्स हमें देखने हैं। ठीक, आइए सो आइए ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि ये जाएगा कैसे। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, सपोज दैट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गेटिंग रिएक्टेड विथ जिंक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो द रिएक्शन गिव्स मी Na2ZnO2 प्लस H2O, Na2ZnO2 प्लस H2। आई गेस दिस वन इज करेक्ट। ओके, नंबर 2, अच्छा इसका नाम क्या है भाई, इसका इस सॉल्ट का नाम होता है हमारा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। आई टोल्ड यू ये थोड़ा सा ये है बिकॉज आपने ऐसा नाम सुना भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू माइट हैव नॉट गॉन थ्रू सच रिएक्शंस, इसलिए ये लिमिटेड है। ठीक है, और लिमिटेड है तो वो बेहतर है, क्योंकि जितना दिया गया है केवल आप उतना देख लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ, काफ़ी होगा वो। क्लियर? ओके, सो नंबर 2 वी हैव लेट अस से sodium hydroxide plus Sn, that is stannite. So it gives me Na2SnO2 plus H2. ठीक है, this is read as sodium stannite, sodium stannite. Clear? ओके, भर चुका, इसको छाप लेंगे हम लोग। चले आगे बढ़े, थर्ड वाला भी एग्जांपल बता ही देते हैं। ठीक है, दैट इज NaOH प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम था ना लास्ट में। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, इट विल गिव यू NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, इस सॉल्ट का नाम होता है हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। देखिए आपको तीनों के तीनों जो है वो आपको एक्सेप्शंस टाइप के लग रहे होंगे। ठीक है, कि ई का और आ, बस यही लगता है इसमें, इसीलिए हम बोलते हैं कि लिमिटेड है, आप इसको केवल कर ले बस, इससे ज़्यादा जो है। हाँ, किस्मत तुम्हारा एकदम पूरा मतलब कुकुर कस के काटा होगा ना, तबे इसके अलावा जो है वो दूसरा कुछ पूछेगा। ठीक है, आप जनरल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आपके लिए हम केवल ये लिख सकते हैं कि आप देखिए कोई भी बेस लीजिए और बेस के साथ कोई भी मेटल ले लीजिए। ठीक, तो हम केवल यहाँ पे लिख देंगे कि एगो मेटल सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन दे देगा, बस। इससे ज़्यादा हम क्या लिख देंगे बताओ, क्योंकि हर बार मेटल सॉल्ट का नाम बदल जा रहा है, तो अब क्या हम एगो क्या नाम लिख दें इसका हम, या जनरल स्ट्रक्चर में हम क्या लिख दें बोलो, समझे? इसीलिए 3 को एग्जाम्पल दिया है बुक में आपके NCERT में, वो डाल दो बस, बात खत्म। ऐसे ज़्यादा लोड मत पालो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब नहीं करना है, लोड मत करो ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं? बुझने में आया? हाँ, तो इसको केवल इतना ही आप जो है इसको कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल एक चीज़ जो आपको ये पूछा जा सकता है इस केस में, हाउ डू यू नो कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस। और एक चीज़ प्रैक्टिकल के लिए आपको बता दे रहे हैं कि हाउ टू टेस्ट द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। ये जो मिलता है आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है। लिबरेशन बोले तो बाहर निकलना, इट इवॉल्व्स। ये कैसे बाहर निकल रहा है, आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा? आप कैसे जाने कि हाइड्रोजन ही है, वो कोई और गैस नहीं है, कैसे पता चला आपको? ठीक है, तो ये आपको केवल पूछा जा सकता है। और ये क्या बोलते हैं,
एक एक्टिविटी के रूप में आपको पूछ लेगा इसमें कि आप एक एक्टिविटी बताइए टू टेस्ट दैट कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। इसका एक एक्टिविटी बता दीजिए। तो ये एक्टिविटी वाला जो सीन है यहाँ पे, ये ऑलरेडी बचपन से आपको बताया जाता है, क्लास 6-7 से ही बोला जाता है कि हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही है, ये हम कैसे पता करते हैं मालूम? टेस्ट किए आप लोग कभी? झूठ मत बोलो, ये सब शुरू से ही बताया जाता है। ये सब बच्चा वाला है, इसलिए आपको जो है ये पूछ सकता है। हाउ टू टेस्ट द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको कैसे पता कि जो गैस निकला वो हाइड्रोजन था, दूसरा नहीं? ठीक है, हाँ। तो ये पता ऐसे चलता है कि जब आप इसको रिएक्शन कैरी आउट करेंगे ना, रिएक्शन जब भी आप कैरी आउट करिएगा, टेस्ट ट्यूब में करोगे या फिर कहीं पर भी करोगे, तो वो जो गैस बाहर निकलेगा, ठीक, उसके आगे एक बर्निंग कैंडल लेते आइए, चाहे बर्निंग मैच स्टिक लेते आइए, ठीक है। तो जब इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, फुट फुट करके जो है वो जलेगा। समझे? यह एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकल में करवाया गया होगा जूनियर क्लासेस में। नहीं कराया। तो कब कराया? कराया ही नहीं। कराया ही नहीं। नहीं, अभी भी कहाँ हुआ? अभी भी नहीं। जूनियर क्लासेस में किए होंगे, नहीं। क्लास 6, 7, 8। अभी नहीं ना 10 हम लोग तो पहली बार 8 में 1-2 बार गए होंगे और फिर 10 हम लोग तो 8 में भी हम लोग नहीं गए थे। बहुत तकलीफ है तब तुम लोगों के साथ। सर पढ़ा रहे थे ना, हम लोग को एमडी सर पढ़ा रहे थे इसलिए। चलिए ठीक, एनीवेज। सो जब भी आप ये रिएक्शन करवाइएगा तो जहाँ से गैस निकल रहा ना, वहाँ से आप एक बर्निंग कैंडल या फिर एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, तो इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ जो है वो बढ़ेगा। पॉप साउंड बढ़े तो फुट फुट ऐसा करके जलेगा। ठीक है, हमारे पास apparatus है नहीं, आई कैन नॉट शो यू, आई कैन जस्ट शो यू द मॉड्यूल्स एंड ऑल। क्लियर है? कोई दिक्कत? सो दिस इज हाउ वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ये टेस्ट होता है। क्लियर? ओके, सो विल कॉपी दिस वन। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये क्लियर है? ये कि बहुत फैक्चुअल है, आपको केवल ध्यान देना है, रट लेना है और कुछ नहीं। ठीक, आइए नंबर 2 विल गो विद द रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मुझे क्या क्या लेना है? तो CO2 और SO2, ये दो हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बस सिंपल, ये दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। ये देखो, कार्बन नॉन मेटल है और उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, तो इट गिव्स मी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर वेरी एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होंगे, समझे? अरे यार, ये एसिड नहीं होगा तो फिर बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, तकरार होने के लिए दो अलग अलग ऑपोजिट्स का होना ज़रूरी है। समझे कि नहीं? बुझ रहे हो? जैसे शादी ब्याह करना है, एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए, अलग अलग रहेंगे तब ना। दो गो लड़का दो गो लड़की कैसे ब्याह करेगा? अच्छा, आजकल कर रहे हैं। सो यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट? आपकी फैमिली मान गए इस बात को? नहीं भैया। चलिए, सो दो अलग अलग चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो बेस को रिएक्ट करवाना है तो इट मस्ट बी एन एसिड, देयर मस्ट बी एन एसिड, एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? और आप देखिएगा तो एसिड को हमने किसके साथ किया था? मेटल ऑक्साइड के साथ, है ना? मेटल ऑक्साइड। इसको बेस को कोची के साथ कह रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। एसिड को किसके साथ किए थे? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिड है और मेटल ऑक्साइड बेस होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। दैट्स वाई बोथ ऑफ देम कैन रिएक्ट विथ ईच अदर। क्लियर? आइए तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका भी कोई जनरल स्ट्रक्चर हम देने में असक्षम है यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल्स नंबर 1, लेट अस टेक माय फेवरेट बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस लेट अस से CO2। इट विल गिव मी Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O।
देखिए इन रिएक्शंस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कहाँ से आया है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। इसीलिए बोले कि दीज आर फैक्चुअल इन नेचर एज पर योर सिलेबस नाउ। आपके सिलेबस के अनुसार ये थोड़े से फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये फैक्चुअल है, आप इसमें बोल नहीं सकते एक्सप्लेन मी, कैसे, क्लियर। तो आप इसको देख लें केवल, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। नंबर 2, NaOH प्लस SO2 विल गिव मी Na2SO3 प्लस H2O, ठीक। जनरल स्ट्रक्चर पूछोगे इसका तो फिर वही हम लिख देंगे कि बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विल गिव मी अ मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। बस इतना ही लिख पाएंगे, इसके ज़्यादा क्या लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम जो है जनरल स्ट्रक्चर ज़्यादा फेवर नहीं करते। हम यहाँ पे मेटल सॉल्ट ये हो गया, अब इसका क्या लिखे, दिस वन, इसका नाम क्या है, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। CO3 क्या है, कार्बोनेट होता है ना, और सोडियम। और ये क्या होता है, सल्फेट, क्या होता है ये वाला SO3, नहीं हाँ हाँ सल्फेट नहीं, सल्फेट अच्छा। SO4 होता है, SO4 होता है, SO3 क्या होता है, SO3 सल्फाइड, सल फाइड IDE की ITE, ITE TE, श्योर है, हाँ कंफर्म, हाँ पक्का, देखो तो। इस बार भी दिए थे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, याद करने के लिए तो तुम लोग याद कहाँ किए, भैया वही होगा जो बताया, वही होगा भैया। हाँ सल्फेट SO4 ही होता है। हाँ सही बोले, क्या बोली, सल्फाइड SO3 ITE सोडियम सल्फाइड, क्लियर, ओके। ये दो कर लीजिएगा। एंड NCERT बुक आप देख लीजिएगा एक बार। हमने कल भी कहा था कि एक्टिविटीज़ वगैरह एक बार चेकआउट कर लीजिएगा फॉर दी ऑब्जर्वेशंस एंड फॉर टैकलिंग डाउन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट से भी आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं कि इफ़ दिस रिएक्शन इज बीइंग डन व्हाट इज़ द चेंज इन द कलर दैट इज ऑब्जर्व, ये पूछेगा। मतलब तरह तरीके के दे कैन वेरिएट, दैट्स वाई इट इज़ नीडेड कि आप उसको थोड़ा सा फोकस कर लें, क्लियर। दिस विल कम बाय रीडिंग। ये हम जैसा कल भी बोले कि दीज आर द 2 ओनली चैप्टर्स जिसमें हम बोलते हैं कि आप NCERT एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कलर चेंजेस वगैरह ये सब देखना रहता है तो यू कैन गो फॉर चैप्टर नंबर 1 ऑल्सो। 1, 2, 3 बोले तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फिर आपका ये एसिड बेस, और तीसरा मेटल नॉन मेटल। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, वो तो करना पड़ता है। आई डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। जो समझाने लायक है उसके बाद फिर देखिए एकदम तगड़ा टाइप से चलेगा। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होने दीजिए, देन सी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा आप उसमें जो हाथ पैर नहीं लगा सकते हैं। एक तो आपका सिलेबस कम है, आपको ज़्यादा आइडिया भी नहीं, कितना बता देंगे, ठीक है। व्हेन यू, हाँ यही फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा व्हेन यू विल रीच टू क्लास 11th एंड 12th। फिर आपको ये जो है मज़ेदार लगने लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे थ्योरीज वगैरह, काफ़ी सारे जो है वो प्रिंसिपल्स आपको मालूम चलने लगेंगे, उसमें आपको पढ़ाया जाने लगेगा, और उस समय फिर टीचर को आपको समझाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ आया। अभी केवल बता देना, अगर इससे होता है देख लो, फिर देख लो, क्लियर, ओके ओके। आगे चला जाए, ओके। सो बेसिस और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फाइन। एसिड्स की तरह बेसिस भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और कुछ बहुत वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक एसिड था, है ना, वैसे ही स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस भी होते हैं, ठीक है। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा, ठीक है। अगेन सिमिलरली पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद आपको मालूम है कि कोई भी बेस कब होगा, जब वो OH- आयंस रिलीज करेगा, दिस इज फॉर श्योर।
वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, पक्का है कि नहीं? अगर OH माइनस आयन बहुत अच्छे तरीके से या बहुत जल्दी रिलीज कर रहा है, बहुत जल्दी रिलीज कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यदि कोई जो है वो आराम आराम से कर रहा है, ठीक है, पानी आया उसके बाद आराम से कर रहा है, ओहो पानी आ गया निकलो, वीक बेस कहेंगे ऐसा को, ठीक है। दोज बेसिस विच कैन रिलीज OH माइनस आयन वेरी क्विकली और इंस्टेंटली, रैपिडली, दोज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो OH माइनस आयन्स धीरे धीरे रिलीज करेंगे, या हो सकता है कि एकदम पूरा आराम आराम से करेंगे, एकदम पूरा आराम आराम से, उसको हम वीक बेसिस कहेंगे। क्लियर कि नहीं? बेस इसलिए है बिकॉज उसके अंदर में OH माइनस आयन्स है, हाइड्रोक्साइड को वो रखे हुए हैं, राइट। वही पानी में जैसे ही डालिएगा तो दोज हाइड्रोक्साइड विल गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स. So the more rapidly a base releases hydroxyl ions, the stronger is the base, and the weak bases are those which can or which releases the hydroxyl groups in a very slow manner, बहुत slow. इसको हम कहेंगे weak bases. ठीक. और जब बेस जो है वो अपना हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सिल आयंस में चेंज होता है, again the process will be called as ionization. Why? Because the substance has got ionized. अब वो ionized हो गया. Now it is in the form of ions. It is no more in the form of bases. It is now in the form of ions. Ions के फॉर्म में टूट गया है, इसलिए उसको ionization कहेंगे. The whole process is known as ionization. और again ionization जो है वो कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है, again we measure it by ये क्या बोलते हैं, ये करके दिखाओ, ये बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग कल कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. सो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ठीक है, सबसे पहला हमें देखना है स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? दोज बेसिस which releases OH minus ions या hydroxyl ions, right, very rapidly. कब? when brought in contact with water. पानी में डालिएगा तब नहीं छोड़ेगा जी, ऐसे कैसे छोड़ देगा? वही तो डेफिनेशन था बेस का, कि बेस वो होता है जो पानी में डालने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करेगा, राइट. तो कैसे करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे? चाट के. पहले का तरीका यही था, चाटने वाला, राइट. फिर धीरे धीरे पता किया नहीं, चाटा चाटी नहीं. फिर ये रिएक्शन वाला हुआ, फिर रिएक्शन वाले से जो है वो भी देखने लगा पानी ढोना पड़ेगा. दे इवॉल्व विद दी इंडिकेटर्स आ गए, इजंट इट? ओके. So strong base brought in contact with the water, they can very rapidly they can release OH minus ions. और इसका जस्ट उल्टा होगा weak base. ठीक, weak base. इसके लिए लिखिएगा those bases which releases OH minus ions और hydroxyl ions in a very slow manner और not so much rapidly जितना ये करता है. ऐसो को हम कहेंगे weak bases. ठीक है, when they are brought in contact with water. ठीक है, समझ आया? ओके. अगेन द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस या OH माइनस आयंस फ्रॉम हाइड्रोक्साइड दैट इज OH सिंपली. ठीक है, is known as ionization. इसको हम ionization कहेंगे. क्लियर? कोई दिक्कत?
पूछे आयोनाइजेशन क्या होता है, तो आयोनाइजेशन इज सिंपली द सेपरेशन ऑफ the H plus ions और OH minus ions when brought in contact with water. वाटर में डालने के बाद अगर H plus ions या OH minus ions रिलीज होता है then the process is known as आयोनाइजेशन. H plus छोड़ रहा है इसका मतलब है कि एसिड था, और OH minus ions छोड़ा है इसका मतलब है कि वो बेस था. क्लियर, समझ में आया? चलिए, सो आयोनाइजेशन क्लियर है, आयोनाइजेशन क्लियर है. सो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि हर वो चीज़ या एसिड हो चाहे बेस हो, अगर उसका आयोनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक, और अगर आयोनाइजेशन थोड़ा सा वीक हो रहा है तो फिर वो वीक एसिड या वीक बेस होगा. अब ये एसिड है कि बेस है ये आप पता करिएगा, OH माइनस आयन से रिलीज किया है या H प्लस आयन. एल्स दोनों के दोनों जो है वो सेम टू सेम ही हम करते हैं. इसका जो है वो हम नापते कैसे हैं, बाय अगेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज आई टोल्ड यू. ठीक है, सो आप बोल सकते हो आयोनाइजेशन can be measured by taking out the degree of dissociation which is represented by alpha और कोचेर है. हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं ना, एनी इश्यूज? चलिए इसको छाप लेंगे हम लोग. ओके, इतनी बातें क्लियर है? एनी इश्यूज टिल नाउ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं ना. ओके, 11th-12th में जैसे आप जाइएगा ना, आपको कैलकुलेटो करने बताएगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना, आपको बताया, बट वो बात की बात है. लिमिट कंटिन्यूएशन में था इसलिए हम बता दी. फाइन, कोई दिक्कत? ओके, ग्रेट. अब ध्यान देंगे कि बेसेस जो हैं वो हम बेसिकली किसको बोलते हैं? बेस सब्सटेंसेस that releases OH minus ions in its aqueous solution, right? aqueous solution बोले तो पानी के साथ, है ना, in its aqueous solution OH minus ions रिलीज करेगा. ठीक है, समझ आया? ओके, ग्रेट. सो when it releases aqueous solution, ठीक है, वो बेस कहलाएगा. लेकिन रिएक्शन जब करेगा तो ये OH माइनस आयन्स को रिप्लेस करेगा और उसके जगह पे कोई और घुसेगा. किसके साथ रिएक्शन? हाँ, देखिए, सिंस कि ये बेस है, ठीक है, तो ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि इट विल रिप्लेस इट्स OH माइनस आयन्स. OH माइनस आयन्स को रिलीज तो करेगा भाई, रिलीज तो करना ही करना है, रिलीज करेगा, लेकिन फिर उसको रिप्लेस करेगा. ठीक है, रिप्लेस बोले तो इसको OH माइनस आयन्स को भेज देगा और उससे कुछ ले लेगा, जुड़ जाएगा, फिर दूसरा कंपाउंड बना देगा. समझ आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो द नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ बेस, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन्स, कुल मिला के ये बोल रहे हैं हम. ठीक है, द नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ base when it is reacted with some kind of acids and all. ठीक है, so that very number of OH minus ions is known as acidity of a base. तो उल्टा हो रहा है. हाँ, उसमें बेसिसिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ अ बेस, बेस की एसिडिटी, उसमें क्या था? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. ठीक है, H प्लस आयन्स कितने रिलीज कर रहा है, या सॉरी H प्लस आयन्स कितने रिप्लेस कर रहा है, दैट वाज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. लेकिन OH माइनस आयन्स कितने रिलीज कर रहा है, दैट नंबर इज नोन एज एसिडिटी ऑफ अ बेस. बेस की एसिडिटी, बेस की एसिडिटी क्यों बोली जा रही है? बिकॉज बेस अगर वो बेस है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज कब करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट्स वाई उसको एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं. ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ एसिड
ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर वो एसिड है तो वो रिप्लेस कब करेगा? व्हेन दे आर रिएक्टेड विद बेसिक या बेसिस, दैट्स वाई उसको बेसिसिटी ऑफ एसिड बोला जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगेन लेट मी टेल यू कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दैट दे हैव, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट, ठीक है? इट डिपेंड्स मेयरली ऑन द फैक्ट दैट कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस। उसके पास रिप्लेसेबल कितने हैं? है मेरे पास 50 गो, रिप्लेस करने लायक कितना है? 2 गो, तो वो 2 गो मेरा हमारा एसिडिटी कहलाएगा, 50 नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, अगर आपको बेसिसिटी समझ में आया था तो एसिडिटी भी सिमिलर है, बस सिर्फ उसमें H प्लस आयंस रिप्लेसेबल था, इसमें OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? ओके, एसिडिटी ऑफ अ बेस, इट इज डिफाइंड एज the total number of OH minus ions that can be replaced by a base when reacted with an acid। अरे बेस है तो एसिड के साथ ही रिएक्ट करके रिप्लेस करेगा ना, ऐसे कैसे कर लेगा? समझे? सो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस दैट कैन बी रिप्लेस्ड, रिप्लेसेबल कितने हैं उसके पास, उसको एसिडिटी कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? We do not have to go with the further divisions like we went through. We saw for the basicity of an acid that someone is monobasic, dibasic, tribasic, right? हमने देखा था इसको। We do not have to go on further divisions of these things. Just know about कि acidity of a base क्या होता है। Clear? जैसे let me give an example. NaOH, yeah. Let me give you another one. फेवरेट वाला ले लेते हैं पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस लेट अस से HCl, ठीक है? सो व्हाट इट विल गिव मी इज NaCl प्लस, देखो ये Na और Cl कट गया और फिर H2O बच जाएगा, होगा कि नहीं? मुझे तो यहाँ से OH ये जो है, ये ग्रुप जो है OH एक ही ठो है और एक ही ठो रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। ये हटा तब ना क्लोरीन यहाँ जुड़ा, इसी को रिप्लेसमेंट कह रहे हैं। ये रिप्लेस किया, ये यहाँ से हटा और Cl यहाँ से जुड़ा, तब जाके NaCl बना। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइड है? यहाँ पे OH कितने हैं हमारे पास? एक ठो, और रिप्लेस कितना किया? एक ठो, है कि नहीं? लेकिन आप एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, देखिए सपोज दैट कि इट इज MgOH2 प्लस HCl, तो यहाँ पर देखेंगे इट विल गिव मी MgCl2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे कि कितने हैं मेरे पास OH हाइड्रोक्साइड, कितने हैं मेरे पास? 2 ठो है, 2 पेयर है। आई हैव गॉट 2, बट रिप्लेसेबल कितने हैं? केवल एक। रिप्लेसेबल कैसे? रिप्लेसेबल एगो नहीं होगा रे, ये टोटल छोड़ देगा ना, तब ना क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ेगा। तो फिर उस साइड तो नहीं दिख रहा है। क्या? उस साइड कहाँ पता चल रहा है कि 2? इसीलिए ये बेस है और इसीलिए ये सारे बेस के प्रॉपर्टीज हैं। आई टोल्ड यू दीज आर वेरी फैक्चुअल इन नेचर, अभी के अनुसार, ठीक है? दैट्स वाई वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बुझिस कि नहीं? अभी आपको इसको करवाने के लिए आई हैव टू गो विद दी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है? जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जब वो रह जाता है, वो वाले फॉर्म में मुझे बताना होगा, बट लीव इट, ज़्यादा लोड नहीं, जो है केवल देख लो। रिप्लेसेबल टोटल 2 को था और रिप्लेस भी 2 को कर दिया, है ना? क्लियर है? कोई इशू? कोई इशू? देखिए अभी आपके जो
खोपड़ी में घुसेगा नहीं, शायद इसीलिए इन लोगों ने जो है आपको बेस वाले को क्लासीफाई नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के आधार पे उन लोगों ने जो क्लासीफाई नहीं किया, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड ऑल। ठीक है, जैसे पिछले वाला जो हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड देखा, तो उसमें आप उतने सारे आप देख रहे थे, वो दिख रहा था। ठीक है, बट इट इज़ मेयरली इट इज़ वेरी हार्ड टू रीच टू दीज थिंग्स। ठीक है, सो जस्ट गो ऑन विद द फैक्चुअल पार्ट, नथिंग कैन बी डन ओवर हियर। क्लियर है? ओके, इसको छाप लेंगे हम लोग। ओके, सो इज इट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? कोई इशू नहीं होना चाहिए आई गेस। कहाँ से इशू होगा? सारा का सारा फैक्चुअल पार्ट है, तो इसमें इशू क्या होगा? कुछ ही चीज़ें, और प्लस पिछले वाले क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये वाला आपको सिमिलर टाइप है, बस स्लाइट चेंजेस है। ठीक है, तो यू कुड रिलेट ऑल ऑफ देम। क्लियर? ओके, एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि बेस कौन होता है जो OH माइनस आयंस रिलीज करता है? कहाँ पे? इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कहिए या इन वाटर कह लो, सिंपली पानी में। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, ध्यान दें, कुछ बेसेस ऐसे होते हैं, कुछ बेसेस ऐसे होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, माने पानी में वो आराम से घुल जाएगा। ठीक है, सर्टन बेसेस आर देयर विच कैन डिजॉल्व इन वाटर वेरी इजीली, आराम से घुलेगा। ठीक है, सर्टन बेसेस आर देयर, दोज बेसेस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर वेरी इजीली, सच बेसेस आर नोन एज एल्कली। क्या कहते हैं? या सिंपली एल्कलाइन, अल्कलाइन कह सकते हैं हम। ठीक, those bases which can dissolve in water are known as alkaline bases, या सिंपली अल्कलाइन, या सिंपली आप अल्कलाइन बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर? हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान जरूर रखना है आपको कि सारे अल्कलाइन बेसेस, सारे अल्कलाइन हैं, सारे अल्कलाइन जो होते हैं वो बेसेस होते हैं, लेकिन सारे बेसेस अल्कलाइन नहीं होते। समझ गए? ऑल अल्कलाइन आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलाइन। हम क्या बोले? दोज बेसेस, केवल वो बेस जो पानी में मिलेगा उसको अल्कलाइन कहेंगे। मतलब कुछ और भी है जो मिलता नहीं है, इसका मतलब है कि सभी बेसेस को हम अल्कलाइन नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सारे अल्कलाइन बेसेस हैं। क्लियर? हो सकते हैं क्या? है ऑल अल्कलाइन आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलाइन। क्लियर? समझे कि नहीं? छोटी सी पॉइंट थी, केवल आपको ध्यान रखने वाले, माइट बी हेल्पफुल इन योर MCQs एंड ऑल। क्लियर? ओके, सो अब तक हम ये जाने हैं, आइए जरा देखें रीकैप। अब तक हमने देखा एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस रिलीज करें, और बेसिस वो होते हैं जो OH- आयंस रिलीज करें इन एक्वस सॉल्यूशन या पानी में। माय क्वेश्चन इज, डू दे हैव एनीथिंग कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम? डू दे हैव समथिंग इन कॉमन? क्या? दोनों रिलीज कर। अरे गजब, दोनों रिलीज करता है। डू दे हैव समथिंग इन कॉमन? बिकॉज वी एसिड्स के प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, बेसिस के प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। क्या हम ये जान सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के आधार पे बोल दिए कि ये एसिड है, ये बेस है? क्या कहीं ऐसा है जहां दोनों जगह पे फंस जाएंगे? मतलब एक ऐसा काम जो एसिड भी करके देगा और बेसिस भी करके देगा?
इररेस्पेक्टिव ऑफ ये एसिड है कि बेस है, आई डोंट माइंड। मतलब क्या कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां दोनों मिलते हो? जैसे अगर हम बोले कि क्या कोई कॉमन में क्या लिख रहे हैं, अगर मान लो बोलेंगे कि क्या बेसेस H प्लस आयन दे सकते हैं, क्या बेसेस H प्लस आयन दे सकते हैं, क्या बेसेस H प्लस आयन दे सकते हैं? नहीं। कैसे देगा? इतना सोच कुछ रही, बेस है वो, OH माइनस आयन हमेशा देगा, H प्लस देगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? बेसिस कभी H प्लस आयंस नहीं दे सकेंगे। और एसिड को बोलेंगे अगर क्या तू कभी OH माइनस आयन दे सकेगा क्या? नहीं। तो भी बोलेगा नहीं, फालतू बात नहीं करना है मेरे से। जब हम एसिड है तो हम कैसे OH माइनस आयन दे देंगे? कुछ भी बकवास कर रहे हो। तो फिर कॉमन पॉइंट क्या है भी कि नहीं? देखो इतना तो तुम लोग जरूर समझ गए होगी, होगा, इसीलिए पूछा जा रहा है। नहीं होता तो क्या है, अपना टाइम हम बर्बाद करते, है कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ, इतना हमको समझ में आ रहा है कि तुम लोग के खोपड़ी में ये जरूर घुस रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो है जो हम शायद पकड़ नहीं पा रहे हैं। खैर एनीवेज, आसान है। जस्ट लेट मी नो कि आर यू एबल टू सी कि एसिड और बेसिस ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है? अभी बता देंगे ना, कपार पट के लगोगे बता रहे हम। ये H प्लस आयन है, ये OH माइनस आयन है। हाँ, तो बकवास नहीं करना है माइनस और प्लस वाला। यस, दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर, दोनों हाइड्रोजन रिलीज। अरे पागल, टिफिन नहीं खाई आज? पनीर देख के सोची पता नहीं अगला दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर जाकर फ्रिज में रखेंगे। यस, नो, नो आइडिया, नो। सारे जियो वाले यहाँ नहीं। आइडिया रखिए तब ना, आइडिया रखिए, एयरटेल रखिए। कहाँ नहीं चलता? भाई का खेने नहीं खाती है तो क्या बाहर जा, नशा में बहु भी आइडिया नहीं चलता। आइडिया चलेगा अभी। देखो देखिए, दोनों में एक ही चीज कॉमन है एंड दैट इज आयंस। देखिए, बोलो, दोनों आयंस रिलीज करता है कि नहीं? है? आई डेंट से कि वो H प्लस है कि वो H माइनस है, आई एम जस्ट सेइंग आयंस। आयंस रिलीज नहीं कर रहा है क्या? H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, बोथ ऑफ देम कैन रिलीज आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में दोनों के दोनों ये भी आयंस रिलीज कर रहा है और बेस भी आयंस रिलीज कर रहा है। बोलो सही बात है ना कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना कि नहीं? दोनों के दोनों ये भी आयन रिलीज कर रहा है और ये भी आयन रिलीज कर रहा है। कहाँ पे? वाटर में। इसका मतलब है कि वाटर में आयंस मिल गए, वाटर में आयंस मिल गए। ओके, गजब। जैसे ही वाटर में आयंस मिल जाए, ठीक है, द वाटर विल बिकम कंडक्टिव इन नेचर। दिस इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द एसिड्स एज वेल एज बेस। The water over here will become conductive in nature. What do I mean by conductive in nature? Conductive in nature कहने का मतलब यह है कि this water will conduct electricity now. अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेगा। डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर आप लीजिएगा ना, तो उसमें से बिजली नहीं आप दौड़ा पाइएगा। बिजली दौड़ाने के लिए केवल एकमात्र कंडीशन होना चाहिए, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस। द मूवमेंट ऑफ आयंस शुड टेक प्लेस। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक जो है वो चलेगा ही नहीं।
आयन्स है तुम्हारे पास लेकिन मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तब भी बिजली नहीं जाएगी। मूवमेंट ऑफ आयन्स होना चाहिए, समझे? तो ये लगातार रिलीज कर रहे हैं तो आयन्स मूव कर रहे हैं ना जी, बिना मूव कराए कैसे रिलीज कर दिया, समझे? सो द मूवमेंट ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस ओवर हियर। नाउ योर वाटर विल बिकम कंडक्टिव इन नेचर। इट डजेंट मैटर कि क्या था, आप प्योर पानी लीजिए और वो देखिएगा जो है वो आप बिजली जो है वो संचालन नहीं करेगा, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड टू इट, उसमें कुछ एसिड डाल दीजिए, तो जितना एसिड पानी में जाएगा H प्लस आयन्स रिलीज करेगा। ओहो, आयन्स रिलीज हुआ, बिजली को कोई मतलब नहीं है OH है कि H है, प्लस है कि माइनस है, उससे मतलब नहीं है, उसको केवल आयन है कि नहीं उससे मतलब है। आयन है, आयन है, ठीक, बहुत अच्छा, समझ आया? तो बिजली जो है वो चलने लगेगी, समझ आया कि नहीं? आप प्योर पानी लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर लीजिए और उसमें आप जो है वो बिजली का संचालन करके देखिए, द बिजली विल नॉट कंडक्ट, देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर, बट एज सुन एज यू विल ऐड सम वाटर टू आई मीन एसिड टू इट, एसिड ऐड कर दीजिए, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। एसिड नहीं है तुम्हारे पास, कुछ बेस डाल दो, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, बिकॉज एसिड भी आयन दे रहा है और बेस भी आयन देगा, दोनों के दोनों आयन दे रहे हैं पानी में। That's why the water will become conductive in nature and now the water becomes an electrolyte। इसको ऐसे वाटर को जो कंडक्टिव इन नेचर रहे या ऐसा लिक्विड जो कंडक्टिव इन नेचर रहे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? यहां लिख देते हैं, अ कंडक्टिंग लिक्विड is termed as an इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आप देखे होंगे कि जब आपको लूज मोशंस होता होगा तो आपको इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाता है, पानी में घोल के इसके बाद पियो, है ना, बिकॉज दे कंटेन चार्जेस। सिंपली पानी भी तो बोल सकता था कि पानी पियो, इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाता है, इट एनर्जाइजेज यू, जो वाटर का लॉस हुआ है वो उसमें जो कंपनसेट करेगा, मुझे कि नहीं। अगर आपका प्योर पानी लिए हैं, प्योर पानी लीजिए, वो बिजली कंडक्ट करेगा ही नहीं तब तक के जब तक कि आप उसको आयन्स रिलीज ना करें, समझ आया? उसमें आयन्स का रिलीज होना अति आवश्यक है, आयन्स रिलीज करेगा तभी आपका जो है वो कंडक्टिव होगा, एल्स नहीं, वो करेगा ही नहीं, समझ आया? नहीं हो रहा, एसिड है ना बेस है, कुछ नहीं है, ऐड सम स्प्रिंकल्स ऑफ वाटर, आई मीन नमक, नमक डालिए उसमें, सॉल्ट, उसके बाद देखिए बिजली का कंडक्शन, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। सॉल्ट वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझे? बहुत ज़बरदस्त कंडक्टर होता है वो, बुझ गए कि नहीं? क्लियर? 3 इडियट्स देखे आप लोग? नहीं देखे 3 इडियट्स? आधा देखे? वाई डोंट यू बोथ ऑफ यू गेट बैक टू योर ओन प्लैनेट्स? तुम्हारे शिवजी का मन का खो गया कहीं? मन का खो गया तुम लोग का? रिमोटवा बुलाइए और निकल लीजिए। 2009 में आया हुआ मूवी आप देखे ही नहीं? ब्लॉकबस्टर मूवी आपने देखा ही नहीं? आप देखें? देखे? डू यू रिमेंबर दैट स्पून इंसिडेंट? शुरू में जाता है बोतल वाला, तो तुम क्या देखिए? देखी भी एक नहीं देखी रे, बोका बना रही है हमको। गेट अलॉन्ग विद देम, यू ऑल्सो कॉल योर UFO। इतना फेमस इंसिडेंट जानती ही नहीं, बड़ा सिखा रही है हमको। तो देखा रे हैं? हाँ, क्या होता है उसमें बता। सीनियर आता है ना, तो आमिर खान मतलब उसको बोला था कि तुम अपना कपड़ा सब उतारो, तो हाँ चलिए ठीक, उसको याद है, मतलब देखा, समझ गए। यू वॉच आउट दैट मूवी, दैट पार्ट ऑफ द मूवी, आपको पता चलेगा कि हाउ मच ग्रेट सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भयानक टाइप से, समझे? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। विल टेल यू नाउ कि व्हाट हैपेंस
किस वजह से जो है वो कैसे जो है वो वाटर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, ओके, छापेंगे इसको। चलिए आगे चला जाए अब। ओके, चलिए देखते हैं कि हाउ दीज आयंस आर एबल टू मेक द वाटर कंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, ओके, सपोज दैट कि हमारे पास एक टब है, ठीक है, एंड दिस टब इज फिल्ड विथ वाटर। इसमें जो है वो वाटर भरा पड़ा है। ठीक, वाटर भरा पड़ा है तो इसका मतलब है कि H2O 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 होगा। बोलो सही बात है ना कि नहीं? सपोज दैट कि हम इसमें कुछ डालते हैं, सपोज दैट कि हम इसमें कुछ डालें, क्या डालें? लेट अस से कि आई एम एडिंग NaCl टू इट। इफ आई एम एडिंग NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड टू इट, NaCl एंड सो ऑन, इतने ढेर सारे NaCl वगैरह होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, जैसा कि हम समझते हैं कि वाटर जो है वो पानी H2O इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा हम समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। H2O जो होता है, पानी जो होता है, इट इज़ अ पोलर सब्सटेंस। इसमें अभी भी पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसमें, तभी तो आप बिजली का तार उसमें गिरा दीजिए एकदम पूरा मस्त टाइप से एकदम चलने लगेगा। इट हैज़ गॉट पार्शियल चार्जेस इन इट, समझिए। सो वाटर को जो हम न्यूट्रल समझते हैं वो न्यूट्रल है ही नहीं, इट इज अ पार्शियली पोलर सब्सटेंस। केवल समझ लो, आई डू नॉट थिंक कि आपको एग्जाम में पूछेगा ये वाला। इट इज अ पार्शियली पोलर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें चार्जेस होते हैं। चार्जेस क्या क्या होते हैं? तो चार्जेस जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन में जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस थोड़े थोड़े पार्शियली होते हैं, और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्जेस पार्शियली थोड़े थोड़े होते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर इसी जगह पे ये जो है वो H+ चार्जेस इसमें होता है, और ऑक्सीजन में O2- मतलब नेगेटिव चार्जेस वगैरह कुछ होते हैं। समझ में आया? यहाँ पर सिमिलरली ये भी H+ और O2-, यहाँ पर भी H+ O2-, यहाँ पर भी H+ और O2-, इस तरीके के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये जो पार्शियली चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज चार्जेस हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सब्सटेंसेस, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सब्सटेंसेस। जैसे दिस NaCl, ये जो NaCl है वो कैसे बना होगा? NaCl बना होगा Na+ और Cl- से। ठीक है, तो जैसे ही नमक जो है पानी में डालते हैं, तो सिंस की ये सारे चीज़ें जो है वो पोलर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनमें अट्रैक्टिव पावर अभी भी रहती है। तो ये क्या करता है कि इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव वाले से अट्रैक्शन करने लगता है, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव है तू ना, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ड्यू टू विच द ब्रेकेज ऑफ दीज थिंग्स टेक्स प्लेस ओवर हियर। ये चीज़ें जो वो टूट जाती हैं, बोले तो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बोले तो आयोनाइजेशन हो जाता है। समझाया? ये पानी की प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, एक थ्योरी होती है, इसको हम बोलते हैं एरहेनस थ्योरी। लिव इट, ये आपके काम का नहीं। एरहेनस थ्योरी, बस नाम जान लो अगर होता है तो। एरहेनस थ्योरी नाम का एक थ्योरी होता है जिन्होंने जिससे हमें ये पूरी फेनोमेनन जो है वो आपको समझने में कारगर होता है, बट है ही नहीं सिलेबस, ज़्यादा मटिया। सो एरहेनस थ्योरी हमें ये चीज़ बताता है कि आप केवल सिंपली आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच आप ध्यान देंगे तो इसके चक्कर में जो है वो ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये वाला इसके साथ कंबाइन करने लगता है, ड्यू टू विच आपका ना तो पानी रहता है ना नमक रहता है। इट इज़ ऑल आयंस ओवर हियर, पूरा का पूरा आयंस है यहाँ पे। एंड नाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस। और अब जब किसी तरीके का आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं तो इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। समझे? नाउ द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस टू इट। आई होप यू नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। स्कूल में पढ़ाया गया पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं? लिव इट। आया है समझ में? इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया गया ना जी? हाँ, पढ़ाया गया।
नहीं समझ में आया था? उसमें पढ़ा है। तो उसी में अभी का केमिस्ट्री में अलग होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस? पढ़ाए सर, पढ़ाए थे book में। अपना बताना। एकदम लेस मुंद करके एकदम निकलना चाहती है गली। समझ में आया तेरे को? आया था। आया था, बताइए। रिवीजन नहीं किए ना। अब नहीं है, अब मतलब चलिए ठीक। वंस अगेन एज आई से, समझ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता है तो उससे भी अच्छा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन। सो दिस इज ओवरऑल द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ओवर इन वाटर। वाटर में डिसोसिएशन कैसे होता है, दिस इज द फैक्ट। आप इसको जो है एरेनस थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि एरेनस थ्योरी आप में है नहीं। लीव इट, केवल नाम याद रखना, ताकि अगर मान लो होता है ना कि वो जितना जानता है थोड़ा सा हम जानते हैं ज़्यादा मज़ा आता है, तो इस वजह से कर सकते हैं, और एल्स आपको जो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। क्लियर? हाँ, लेकिन आप जब नोट्स बनाइएगा उस समय आप जो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर जरूर लेना कि हाउ दिस इज हैपनिंग। H2O को, जिसको हम लोग नॉन पोलर समझते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ पोलर सब्सटेंस। उसमें पार्शियल चार्जेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी में डालने के बाद ये एक दूसरे को खींचने लगते हैं, अपोजिट चार्जेस वाले। दैट्स वाई ओवरऑल कंडक्टिंग लिक्विड इज ट्रांसफॉर्म्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? एनी इश्यूज ओवर हेयर? नो? नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। अच्छा, जगह है ये, आगे और बता देते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि आयोनाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो आप उसको, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, बेस तो चलो ठीक भी है, एसिड बहुत खतरनाक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाइएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, लेबोरेटरीज वगैरह में आप उसको यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो इसको जो है वो यूज़ करने लायक बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एसिड की एसिडिटी थोड़ी सी कम की जाती है। समझा आप कि नहीं? मतलब एसिड जो है उसका इफेक्ट जो है वो तो उसको थोड़ा सा कम किया जाता है। हाउ? बाय एडिंग वाटर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। इसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। आप देखिएगा कहीं कहीं पे लिखा होगा, सॉरी, डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन इज, इट इज एक्चुअली the reducing, it is actually the reducing the effect of an acid, ठीक है, उसको इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। आप कहीं कहीं पे देखिएगा कि आपके बुक में या फिर केमिस्ट्री लैब में आप देखे होंगे कुछ ऐसा लिखा होगा, डाइल्यूट HCl, ऐसा कुछ देखें। या फिर आप ये नहीं देखे होंगे, ये देखे होंगे कॉन्क H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, मिला जुला के बतिया इज रिमेनिंग सेम। आप यही समझ लीजिए, ठीक। डाइल्यूटेड HCl, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, आप इसको यूज़ कर सके इसलिए इसको डाइल्यूट किया जाता है। बोले तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ी कम की जाती है। हाउ? बाय एडिंग वाटर। वाटर के साथ इसको ऐड करें। हाँ, वाटर के साथ ऐड करने में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अच्छा होता क्या है इसमें, कि इसकी वजह से जो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। होता क्या? होता यह है कि जब भी आप पानी में एसिड को डालिएगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज H+ आयंस। अगर मान लो H+ आयंस रिलीज किया, हम उसको हटा दिए तो उसकी तो कम हो गया ना, उसका इफेक्ट कम हो गया। अरे जैसे मान लो कि खाना बनाए, खाना में बहुत ज़्यादा नमक हो गया तो थोड़ा सा पानी डाल के झोर बना दिए, नमक कम हो गया। नहीं समझ में आया? सिंपल है। दाल बनाए, बहुत जोर से नमक लग गया उसमें, तो पानी गर्म करके डाल दो उसमें, नमक कम हो जाएगा। समझे? नमक कम जरूर हो जाएगा, लेकिन इससे एक चीज़ होगा, वो ये क्या होगा कि आपका दाल जो है वो पतला हो जाएगा। दाल जो है पतला हो जाएगा, तो गाढ़ा था, इससे भी काम हो गया और आपका ये इफेक्ट भी कम हो गया, नमक का इफेक्ट भी कम हो गया।
समझे, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। हाँ, लेकिन आप ध्यान जरूर रखेंगे यहाँ पे कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते समय, ठीक है, एसिड शुड बी ड्रॉप्ड इन वाटर, ठीक है, एसिड को पानी में डाला जाएगा, पानी को एसिड में नहीं। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर शुड बी एडेड टू एसिड। इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज अब मान के चलिए कि अब सपोज दैट कि आपने पूरा एक बाल्टी पानी लिया, एक बाल्टी पानी लेके आप जो है वो एसिड जो वो धीरे धीरे डालिएगा, तो इतना सा एसिड अगर पानी में गिरता है तो इतने से एसिड के पास पूरा बाल्टी भर पानी है H+ आयन्स रिलीज करने लायक, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से वो जो है आराम से वो कर लेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, बाल्टी भर जो है वो आप ले लीजिए एसिड, ठीक है, और जग में थोड़ा सा पानी डालो, तो एसिड को क्या लगेगा, पानी आया, पानी पट से H+ आयन निकाल दो। जब आप बाल्टी भर पानी लीजिएगा, ठीक है, एक बाल्टी आप पानी ले लिए, ठीक है, सॉरी एक बाल्टी आपने एसिड ले लिया, एसिड लिए और आपने थोड़ा सा पानी डाला, तो जैसे ही एसिड जो है वो पानी को देखेगा तो एसिड बोलेगा जब बस H+ आयन रिलीज करो, क्योंकि वो उसका टेंडेंसी है कि पानी के साथ H+ आयन वो रिलीज कर देता है। अब बात यहाँ पर यह है कि एसिड रिलीज करेगा H+ आयन, उसकी क्वांटिटी है ज़्यादा, वो लोग सब रिलीज करना खोजेगा, सब रिलीज करना चाहेगा। इस चक्कर में क्या होगा कि द रिएक्शन या द डाइल्यूशन इन विच द कंटेनर इन विच द डाइल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, उस कंटेनर में जहाँ पर आप डाइल्यूशन करवा रहे हैं, इस तरीके से द कंटेनर विल क्रैक बिकॉज इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज करता है इस केस में। इसी की वजह से जो एसिड जो होते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं, स्मोक ये सब बना बना के, समझे कि नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए, सिंपली पुटिंग इट लाइक दिस, कि मान लीजिए जैसे आप बस में ट्रैवल करते हैं, बस में, अब बस में मान लो कि सारे लोग बैठे हुए खचाखच एकदम पूरा ढाई ढोए बैठे हुए, ठीक है, पूरा खपाखप एकदम भरा हुआ है बस आपका। अचानक से अगर कोई बोल दे, या बाहर से चलता हुआ आदमी एगो आया और एगो बम जो है वो फेंक दिया आपके बस में, ठीक है, बम फेंक दिया अंदर में। अब सारे बच्चे चाहते हैं कि हम जो है वो निकल लें, गेट है छोटा सा, निकलना चाहते हैं बहुत कोई, कैसे करेंगे फिर, धक्का मुक्की, किसी का कपार फूटेगा, किसी का कोई शीशा फोड़ देगा, समझे। देयर विल बी बहुत ज़बरदस्त अजीब सा माहौल हो जाएगा वहाँ पे, है ना, छाउटिक हो जाएगा वो। समझ पा रहे हो वो सिचुएशन, जब सारे के सारे लोग एक साथ एक पतला सा गेट से निकलना चाहें, व्हाट विल हैपन ओवर देयर। सिमिलर इज द केस, जब एसिड बहुत ज़्यादा है और आप पानी उसमें डालें, माने एसिड के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे वो H+ आयन रिलीज करेगा, तो दरवाज़ा है छोटा सा और लोग ढेर सारा निकलना चाह रहा है, व्हाट विल हैपन, द सेम थिंग। वही अगर आप उल्टा करते हैं तो दरवाज़ा आप बड़ा को रखे हैं, मतलब पानी ज़्यादा ले लिए और धीरे धीरे एक को बच्चा गिरा रहे हैं, टोई 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 टोई, कोई दिक्कत नहीं, सब निकल जाएगा इस तरीके से। समझ आया कि नहीं? इज इट बीइंग क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग यू? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई इशू? ओके, तो ध्यान रखेंगे कि फॉर डाइल्यूटिंग एनी एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। इसको ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन है ये, इसको ध्यान रखिएगा कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट दी अपोजिट। उल्टा इसका नहीं करना है, बोले तो वाटर को एसिड में नहीं डालना है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जो कंटेनर जिसमें आप डाइल्यूशन कर रहे हैं वो क्रैक हो जाएगा, बिकॉज डाइल्यूशन इज अ वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। समझ गए? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? कोई दिक्कत यहाँ पर? ओके, बहुत बेहतरीन। हम लोग इसको भी फिर से छाप लेंगे तगड़ा।